हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड स्टार्ट करा था, जिसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे और 3 फैक्टर्स के आधार पर जो है कॉलोइडल फेज को क्लासिफाई किया था। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स, यानी कि जो भी आपका कॉलोइडल सिस्टम है उसमें जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होंगे उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर जो है कॉलोइडल स्टेट को आप कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट है मॉलिक्यूलर कोलॉइड, यानी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है, कोलॉइडल कण है, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर एक तो जो है आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है उनके पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर के आधार पर। दूसरा आप कह सकते हैं कि मिसलर टाइप का कोलॉइड जो है वो होता है। जो मॉलिक्यूलर कोलॉइड होता है उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो साइज जो है वो बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स टाइप का होता है। यानी कि अब कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो लिखा है मैक्रो, यहाँ लिखा है स्मॉल। बताती हूँ, साइज बड़ा होता है, ठीक है। एटम का या मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसा होता है। साइज और स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो पता चलता है, ठीक है। तो क्या आप कह रही हूँ मैं, यहाँ पे साइज बड़ा होता है पर उन बड़े मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसा होता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट था यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर कॉलॉइड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं। पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है परंतु उनका स्ट्रक्चर जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के जैसा होता है। ओके, मिसलर सॉरी एग्जाम्पल के रूप में जो एल्ब्यूमिन है वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉन है वो भी एक तरह का मॉलिक्यूलर कोलॉइड के अंडर आता है, और रबर भी जो है आपका एक मॉलिक्यूलर कोलॉइड जो है वो कहलाता है। ओके, कहलाता तो क्या है, रबर भी एक मॉलिक्यूलर कोलॉइड है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि मिसलर कोलॉइड में पार्टिकल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो पार्टिकल्स में यहाँ पे क्या होता है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं बेसिकली मिसलर कोलॉइड के, वो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ग्रुप के रूप में एक पार्टिकल होता है। जैसे कि ये एक पार्टिकल होता है मिसलर के केस में। जो मिसलर कोलॉइड्स होता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है पार्टिकल के रूप में, राइट। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होगी पार्टिकल्स की, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के आधार पर आप कहते हो कि उस कोलॉइड को हम क्या कहेंगे, मिसलर कोलॉइड कहेंगे। ओके, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ये जो है वो कोहेसिव फोर्सेस यानी कि वंडरवॉल फोर्सेस द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में जो सोप होता है आपका, वो एक तरह का मिसलर कोलॉइड है। डिटर्जेंट एक तरह का मिसलर कोलॉइड है। जो गोल्ड है वो भी मिसलर कोलॉइड होता है। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे से जो है अट्रैक्शन फोर्सेस द्वारा, वंडरवॉल फोर्सेस द्वारा एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं और वो एज ए पार्टिकल एक्ट करते हैं मिसलर कोलॉइड में। ये था कि स्ट्रक्चर के आधार पर दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर जो है वो कोलॉइडल फेज को दो टाइप का बताया गया है। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे बेस्ड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, यानी कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उनका रासायनिक संगठन है, ये रासायनिक संगठन के आधार पर भी कॉलोइड्स को जो है वो दो टाइप में बांटा गया है यहाँ पे। एक तो है इनऑर्गेनिक कॉलोइड, ऑब्वियसली बात है। जो सिल्वर है, सिल्वर कैसा है, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, राइट। सिल्वर है, गोल्ड है, ओके। और राइट, सिल्वर और गोल्ड के जो सोल्स होते हैं, सोल हमने पढ़ा है क्या होता है, वो क्या है, एक तरह का इनऑर्गेनिक कॉलोइड बनाता है। ओके, और जो नॉन मेटल है, जैसे कि ये भी क्या है, ग्रेफाइट भी एक इनऑर्गेनिक में जो है वो कंपाउंड है। ओके, तो ग्रेफाइट क्या है, एक इनऑर्गेनिक कॉलोइड है। और साथ ही सल्फर भी जो है यहाँ पे क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कॉलोइड होता है, राइट। इसके अलावा जो है इनऑर्गेनिक कॉलोइड में, ये तो एलिमेंट की बात हो गई, ये तो क्या हो गई, तीनों एलिमेंट की बात हो गई कि एलिमेंट्स के जो सोल होते हैं वो किस तरह से जो है इनऑर्गेनिक कॉलोइड बनाते हैं। ओके, जो ऑक्साइड्स है, जो
ऑक्साइड्स है, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, टाइटेनियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक तरह के इनऑर्गेनिक सोल है। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सोल्ट होते हैं, जो क्रिस्टलीय लवण होते हैं, जैसे कि AgBr हो गया, इसके अलावा जो आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, ये भी क्या होते हैं, ये भी एक तरह के इनऑर्गेनिक कोलोइड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसके बाद जो है सेकेंड टाइप है यहाँ पे केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर ऑर्गेनिक कोलोइड। ऑर्गेनिक कोलोइड में देखें हम तो जो इवनली पोलर होते हैं, जैसे कि रबर, बेंजीन में रबर जो है वो एक तरह का ऑर्गेनिक कोलोइड है। ओके, इसके अलावा जो प्रोटीन है वो भी एक तरह का ऑर्गेनिक कोलोइड है, और वाटर में जो सोप है वो भी एक तरह का क्या होता है, ऑर्गेनिक कोलोइड होता है। इसके अलावा जो हाइड्रोक्सीसोल है, जैसे स्टार्च है, वो भी आपका एक जो है ऑर्गेनिक कोलोइड होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आता है आपको ऑर्गेनिक जो है कंपाउंड क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, रबर हो गया, बेंजीन में रबर हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर में सोप हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कोलोइड के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, यानी कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षिप्त माध्यम है उनके बीच में इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन की जगह यहाँ पे बेटर पॉइंट कहूँ मैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम अट्रैक्शन। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में अट्रैक्शन के आधार पर जो है वो कोलोइड को दो टाइप में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे लायोफिलिक। ओके, लायोफिलिक और सॉल्वेंट लविंग कोलोइड या फिर सोल। अब लायोफिलिक में क्या होता है, लायोफिलिक अब हिंदी में इसे कह सकते हैं आप द्रव स्नेही कोलोइड। ठीक है, द्रव स्नेही कोलोइड। द्रव स्नेही कोलोइड क्या होते हैं, यहाँ पे देखो कि जो डिस्पर्जन फेज होता है इस तरह के कोलोइड में, वो डिस्पर्जन मीडियम से जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहती है। डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहती है, राइट। जो और ये जो लायोफिलिक टाइप के कोलोइड होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ओके, कैसे होता है वो आगे देखेंगे हम, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर डिस्पर्जन फेज यानी कि डिस्पर्जन फेज विलियन हो, डिस्पर्जन फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि एज ए सॉल्यूट यहाँ पर वाटर हो, तो वो जो कोलोइड बनाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक कोलोइड। वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिलिक कोलोइड कहलाएगा। ठीक है, प्रावस्था की जगह आई थिंक यहाँ पे डिस्पर्जन फेज नहीं, डिस्पर्जन मीडियम है, मीडियम। ठीक है, ओके। तो डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर हो तो उस केस में जो लायोफिलिक कोलोइड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कोलोइड। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आप जो है देख सकते हैं, गोंद जो है आपका एक हाइड्रोफिलिक कोलोइड होता है। इसके अलावा जो है वो जेलेटिन जो है वो आपका लायोफिलिक कोलोइड है। स्टार्च, दूध, प्रोटीन जो भी है ये सारे आपके लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं, यानी द्रव स्नेही कोलोइड होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो है लायोफोबिक कोलोइड या फिर सॉल्वेंट हीटिंग कोलोइड, सॉल्वेंट हीटिंग कोलोइड या फिर सोल। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, ये है कि डिस्पर्जन फेज जो है पहले ही लिख दिया है सॉल्वेंट हीटिंग। ठीक है, तो डिस्पर्जन फेज जो है वो क्या करेगी, वो अट्रैक्ट नहीं होगी डिस्पर्जन मीडियम से, डज नॉट हैव एनी अट्रैक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज का डिस्पर्जन मीडियम से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। और जो लायोफिलिक टाइप के कोलोइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में, राइट। और इस तरह के कोलोइड में भी अगर डिस्पर्जन मीडियम जो है आपका, डिस्पर्जन मीडियम जो है अगर वो वाटर है, ठीक है, तो वो कोलोइड क्या कहलाते हैं आपके, हाइड्रोफोबिक कोलोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक कोलोइड कहलाते हैं, राइट। अब इसमें जो एग्जांपल है फेरिक क्लोराइड हो गया, आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके
हाइड्रोफोबिक कोलॉइड होते हैं। ये क्या करते हैं, द्रव से दूर हटने की कोशिश करते हैं, ठीक है, द्रव से अलग होने की कोशिश करते हैं। और द्रव क्या है, यहाँ पे वाटर लिया है अगर हमने, तो वाटर से दूर हटने की कोशिश करते हैं, फेरिक क्लोराइड, एर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड, कॉपर, सल्फर, राइट। तो उस केस में क्या होता है, फिर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अभी आपके बीच में जो कंपैरिजन पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर होगा ज्यादा। और देखो, ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लायोफिलिक की प्रॉपर्टी पढ़नी है हमने पूरी, ओके। और यहाँ पे लायोफोबिक की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो कंपैरेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इनकी, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि नेचर कैसा होता है दोनों का, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उत्क्रमणी होती है, रिवर्सिबल होती है। कौन, लायोफोबिक कोलॉइड जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ओके। यानी कि कोगुलेशन के बाद अगर इसे वापस से द्रव में मिला दिया जाए तो कोलॉइडी विलियन बन जाता है। कोगुलेशन यानी कि आपको अगर ज्यादा सही से एग्जांपल अगर देखा हो, तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड होता है, आपने अगर बायो के स्टूडेंट है तो आपने ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया होगा लैब में। तो जब आप टेस्ट करते हो तो क्या करते हो, कुछ एंटीजेंस डालते हो, तो वहां पे जो ब्लड का जो है वो क्लोटिंग हो जाता है, एक तरह से आप समझ लो। ज्यादा बायो में नहीं की बात नहीं करें तो जो क्लोटिंग होती है ब्लड की, वो तो सबने देखी है, कभी ना कभी चोट लगती है आपको, तो ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है। तो वो जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है वही क्या कहलाता है, यहाँ पे कोगुलेशन टर्म यहाँ पे यूज किया गया है क्लोटिंग के लिए, राइट। तो जो कोलोइड्स होते हैं उनमें भी जो है वो क्लोटिंग हो जाती है, उनमें कोगुलेशन हो जाती है, ओके, वो स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदन की बात क्या होता है, स्कंदन जैसे ही होता है वो अपने मीडियम से जो है वो अलग हो जाता है। स्कंदन का मतलब ही यही है कि वो अपने जो मीडियम होगा, जिस मीडियम में वो है उससे अलग हो जाता है, उसकी क्लोटिंग हो जाती है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि कोगुलेशन होने के बाद भी अगर आप उसे वापस से द्रव में मिला दें तो वो वापस से कोलोइड विलियन बनाने में सक्षम है, ठीक है। जबकि लायोफोबिक कोलोइड जो है वो क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। अगर उनमें एक बार कोगुलेशन हो गया, एक बार क्लोटिंग हो गई, एक बार वो अपने मीडियम से अलग हो गए, तो वो वापस से बहुत आसानी से जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, राइट। दूसरा है पॉइंट यहाँ पे कि कणों का आकार कैसा होगा। कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल, जो दोनों लायोफिलिक और लायोफोबिक का केस है उनमें पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा, पार्टिकल साइज। देखो, लायोफिलिक जो होते हैं उनमें पार्टिकल्स का साइज, कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, लेकिन जो रियल सॉल्यूशन होते हैं, रियल सॉल्यूशन जो नॉर्मल, कोलोइडल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं, और सॉल्यूशन भी कैसे, क्योंकि हमारा कोलोइड हेट्रोजिनस है तो सॉल्यूशन भी किसकी बात कर रहे हैं, हेट्रोजिनस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रियल सॉल्यूशन होते हैं, हेट्रोजिनस सॉल्यूशन होते हैं, उनकी तुलना में इनके कण जो है कुछ बड़े होते हैं। क्या, रियल सॉल्यूशंस की तुलना में कोलोइडल सॉल्यूशन के कण या पार्टिकल बड़े होते हैं, पर वास्तव में ये छोटे ही होते हैं, पर वास्तविक विलियन से बड़े होते हैं, ठीक है। मतलब छोटा यहाँ कहने का ये मतलब था कि इतने भी बड़े नहीं होते कि आप जैसे कि कंकड़ ही डाल दो पानी में, राइट, या फिर कुछ ऐसी अघुलनशील पदार्थ डाल दो, जैसे कि शक्कर के दाने के समान कोई ऐसा पदार्थ है जो वाटर में डाल दे, जो अघुलनशील है, शक्कर नहीं, अघुलनशील पदार्थ उस साइज है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे ही होते हैं, पर जो रियल सॉल्यूशन होता है इसकी तुलना में थोड़े बड़े होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, राइट, ओके। इनके कण यानी कि लायोफोबिक के कण अनेक अणुओं के मिलने से बनते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, राइट, कि लायोफोबिक में जो है वो एक पार्टिकल जो है बहुत सारे अणुओं से मिलकर एक पार्टिकल बनता है, ओके, जिस कारण से ये क्या होते हैं, नॉर्मली जो है वो बड़े ही होते हैं, ओके। अब देखते हैं कि कोलॉइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो लायोफिलिक कोलॉइड जो है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड जो है मोस्ट स्टेबल होते हैं, जबकि स्टेबल होते हैं, राइट।
जबकि लायोफोबिक कोलॉइड जो है वो लीस्ट स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे देखो कि स्कंदन के बाद कोलॉइड विलयन नहीं बना था, स्कंदन हो गया तो वापस नहीं बनेगा, पर ये तो क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं, स्कंदन होने के बाद भी इसका वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है, राइट। तो ये क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं, और लायोफोबिक जो है लीस्ट स्टेबल होते हैं, राइट। बनाने की विधि आसानी से बनाए जा सकते हैं, जो स्टेबलाइजर्स होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या, स्टेबलाइजर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर नहीं, क्योंकि देखो इनके केस में यानी कि लायोफोबिक के केस में कुछ विशेष विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं और उसमें स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि बार बार क्या होगा, अगर बार बार कोगुलेशन होगा, यानी कि ये जो आपका मान लो कि सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका कोलोइडल विलयन है, बार बार कोगुलेशन होगा तो इस कोगुलेशन को रोकने के लिए, कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहे इसके लिए इसमें कुछ स्टेबलाइजर डाले जाते हैं ताकि ये जो सॉल्यूशन है हमारा वो बना रहे। ओके, ये इस तरह से, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो ये मान लो कि कोलोइडल पार्टिकल है, ये लायोफिलिक है, ये लायोफोबिक है, राइट। अब क्या होता है ना, लायोफोबिक में क्या होता है कि ये स्कंदन हो जाता है इसका, और हमने पहले ही बताया इसके स्कंदन अगर हो गया इसका तो ये वापस से रिवर्स नहीं जाएगा। ओके, तो इसके स्कंदन को रोकने के लिए ये कोलोइडल फेज में बना रहे, इसके लिए जरूरी होता है इसमें स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, ठीक है। आगे और देखेंगे स्टेबलाइजर वगैरह। स्टेबलाइजर क्या करता है, इन पार्टिकल्स के चारों ओर रहता है और वो फिर जो है मीडियम में जो है वो इनको कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाए रखने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट है कि जो लायोफिलिक होते हैं उसमें स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से बनाए जा सकते हैं और ये कुछ विशेष विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है, उसमें स्टेबलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी होती है ज्यादातर लिक्विड में पड़ते हैं, तो अगर आपका परिक्षेपण माध्यम द्रव है यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो लिक्विड फॉर्म में है, ओके, तो उस केस में जो लायोफोबिक कोलॉइड बने, लायोफिलिक कोलॉइड बनेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, किससे, परिक्षेपण माध्यम से। वापस से सुन लो, लायोफिलिक कोलॉइड के केस में जो लायोफिलिक कोलॉइड की विस्कोसिटी होगी वो उसके डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी से हमेशा ज्यादा होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो लायोफोबिक कोलॉइड है उसकी विस्कोसिटी जो है वो उसके डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी के समान होती है, वे दोनों की सेम होती है। ओके, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, राइट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन देखो, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसकी तुलना में लायोफिलिक कोलॉइड का सरफेस टेंशन कम होता है, यानी कि ये लायोफोबिक कोलॉइड है आपका, ठीक है, और ये आपका मीडियम है। ओके, ये कोलॉइड के पार्टिकल्स है और ये पूरा जो मीडियम है। ओके, तो ये हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मीडियम होता है उसकी तुलना में इस पूरे कोलॉइड का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है उसके मीडियम की तुलना में, डिस्पर्जन मीडियम की तुलना में, राइट। जबकि लायोफोबिक के केस में क्या होता है, लायोफोबिक कोलॉइड का सरफेस टेंशन उसमें यूज में आने वाले डिस्पर्जन मीडियम की तुलना में अधिक होता है। लायोफोबिक का सरफेस टेंशन अधिक होता है उसके डिस्पर्जन मीडियम से। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुण, ठीक है। जो भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, हिमांक का अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लायोफिलिक के केस में हाई होता है। क्या होता है, लायोफिलिक के केस में ये सब क्या होता है, हाई होता है। जबकि
लायोफोबिक के केस में ये कम होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो अधिक होता है किसमें, लायोफोबिक में। और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। वापस से देखो, ये सब प्रॉपर्टीज यानी ऑस्मोटिक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, ये सब लायोफिलिक के केस में तो क्या होते हैं, हाई होते हैं। जबकि ये लायोफोबिक के केस में इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कि पराशरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो हो जाता है अधिक। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन, यहाँ पे लिख लेना, एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, कम। क्लियर है लायोफोबिक और लायोफिलिक के केस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत अपघट्य का प्रभाव, यानी कि आप उस कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, ठीक है, तो उस कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत अल्प मात्रा यानी कि बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में जो है इलेक्ट्रोलाइट डालने पर, अधिक मात्रा में बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डालने पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लायोफिलिक में। पर अगर ज्यादा मात्रा में डाल दे, आप बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डाल दे, तो उस लायोफिलिक कोलोइड में कोगुलेशन हो जाता है। वापस से, इलेक्ट्रोलाइट की अगर कम मात्रा डाली जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लायोफिलिक पर, कोलोइड पर अगर ज्यादा मात्रा डाल दी जाए तो लायोफिलिक कोलोइड में जो है वो कोगुलेशन हो जाता है। जबकि लायोफोबिक के केस में क्या होता है, बहुत कम मात्रा भी इलेक्ट्रोलाइट की डाल दी जाए तो भी कोगुलेशन हो जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टिंडल इफेक्ट, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो टिंडल इफेक्ट है वो लायोफिलिक के केस में बहुत ही कम दिखने को मिलता है, जबकि लायोफोबिक के केस में ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट यानी कि क्या होता है, किसी भी आप जैसे कि कोलोइडल सॉल्यूशन से जैसे ही आप लाइट पास करवाते हैं तो यहाँ पे जो लाइट का जो ट्रेवल का जो पाथ होता है वो आपको क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। ओके, आगे पढ़ेंगे इसको, ये इसके जो कोलोइडल सॉल्यूशन है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन इफेक्ट वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली मैं ये बता दूं कि लायोफिलिक के केस में टिंडल इफेक्ट कम मात्रा में देखने को मिलता है और लायोफोबिक के केस में स्पष्ट मात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, यहाँ पे इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं साइज में बड़े होते हैं और इनके पार्टिकल्स साइज में छोटे होते हैं। यही रीजन है कि इसमें जो है कम मात्रा में देखने को मिलता है, इसमें ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। क्या है ये कि कोलोइडल सॉल्यूशन से जब लाइट को पास करवाया जाता है, बीम को पास करवाया जाता है, तो बीम के पास होने का जो पाथ है आपको क्लियरली विजिबल होता है। ओके, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, राइट। वो देखेंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी दृश्यता। जो बहुत हाई एफिशिएंसी की जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें भी जो लायोफिलिक के पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं देख सकते, ठीक है। पर जो लायोफोबिक के पार्टिकल्स होते हैं वो आराम से विजिबल होते हैं सूक्ष्मदर्शी में, राइट, माइक्रोस्कोप में। इसके बाद जो है कणों पर आवेश की अगर बात करें, जो पार्टिकल्स पर चार्ज है, चार्ज ऑन पार्टिकल्स, चार्ज ऑन पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो सामान्यतः जो लायोफिलिक का केस होता है उनमें कोई आवेश नहीं होता, बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं होता, या फिर होता भी है तो वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। जबकि लायोफिलिक के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर जो है समान आवेश होता है, जैसे कि ऋण आवेश, धनावेश लायोफोबिक के केस में उनके पार्टिकल्स पर आपको देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद जो है हाइड्रेशन, जल योजन, या फिर आप इसे कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन जो है वो लायोफिलिक के केस में ज्यादातर देखने को मिलता है। ओके, लायोफिलिक का यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया भी था हाइड्रोफिलिक, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो H2O हो, वाटर हो, तो बहुत अच्छा कॉलोइड बनेगा वहां पे, और उस कॉलोइड को आप क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कॉलोइड, राइट। तो हाइड्रो लायोफिलिक का मतलब ही ये है द्रव स्नेही, है ना।
तो अगर वाटर यहाँ पे लिया गया है, H2 लिया गया है, तो वो क्या कहता है, सॉल्वेंट लविंग है, तो वो उससे अट्रैक्ट अच्छी तरह से होगा, तो आराम से जुड़ पाएंगे कोलोइडल पार्टिकल वाटर से, राइट, वाटर पार्टिकल से। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है, कण अत्यधिक जलयोजित होते हैं लायोफिलिक के केस में, जबकि लायोफोबिक के केस में जो है वो बहुत ही कम मात्रा में जो है जुड़ पाते हैं। ऑब्वियसली बात है, लायोफोबिक, फोबिया यानी कि दूर हटना, डर होना, ठीक है। तो लायोफोबिक का केस होगा तो मतलब कि जल के अणुओं से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो जो जितना भी योजन हो पाएगा, जितना भी एडिशन बहुत ही कम मात्रा में होगा, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, नेग्लिजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे ये था आपका पॉइंट नंबर 12। 13 लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र में अभिगमन। अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दे, क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दे कोलोइडल सॉल्यूशन पे, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो वो किस तरह से मूव करते हैं। तो सामान्यतः, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि इस लायोफिलिक के केस में पार्टिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता। अब जब कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे तो बहुत ज्यादा मूव करेंगे नहीं, पहली बात तो करेंगे ही नहीं मूव। अगर कोई चार्ज न्यूट्रल है तो कहाँ मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, तो ऑपोजिट चार्ज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब न्यूट्रल ही होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो वो कैसे मूव करेगा, राइट। तो यहाँ पे बात आती है लायोफिलिक के केस में कि सामान्यतः कण इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन नहीं करते हैं। और जैसा कि यहाँ कहा कि होता तो नहीं है, पर जब भी अगर होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा, तो बहुत कम मात्रा में होगा, तो अभिगमन या फिर ट्रांसफर भी बहुत ही कम मात्रा में होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के केस में। चार्ज होगा ही नहीं तो अभिगमन होगा ही नहीं, पर अगर चार्ज होगा थोड़ा बहुत भी, बहुत कम मात्रा में, तो अभिगमन भी थोड़ा बहुत हो सकता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने पर, अप्लाई करने पर, राइट। जबकि लायोफोबिक का जो केस होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे विपरीत इलेक्ट्रोड यानी कि ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पर जो है वो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, पार्टिकल ट्रांसफर करते हैं, ओके। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, लायोफोबिक और लायोफिलिक के केस में, राइट। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ लेना, हम उसे उस पॉइंट को वापस से डिस्कस कर लेंगे, ओके। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।